नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम चंद्र ग्रहण से सावधान में बहुत स्वागत है। आज साल का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण है। रात 9:58 पर यह शुरू होगा और देर रात 1:26 पर समाप्त होगा। भारत में 82 मिनट तक इसका असर देखने को मिलेगा, यानी कि चंद्र ग्रहण लगभग 82 मिनट तक रहेगा। 7 सितंबर की रात कोई आम रात नहीं होगी, बल्कि दुनिया एक ऐसे अद्भुत खगोलीय घटना का गवाह बनेगी जिसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं, यानी कि ब्लड मून। लेकिन हिंदू शास्त्रों के मुताबिक चंद्र ग्रहण यानी राहु का प्रकोप, ग्रहों का ऐसा योग जो ज्योतिष में हो जाता है अशुभ संयोग, जिसका असर सब पर पड़ेगा। ये चंद्र ग्रहण का कुछ राशियों के लिए एक खतरे की घंटी है, वहीं कुछ राशियों के लिए लाभकारी भी है। भारतीय समय के मुताबिक चंद्र ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर की रात 9:41 पर होगी। चंद्र ग्रहण का मध्य समय होगा रात 11:41 पर और मोक्ष यानी ग्रहण समाप्त होगा 8 सितंबर की रात 1:27 पर। यानी पूरे 3 घंटे 46 मिनट तक चांद सूरज की किरणों से दूर रहेगा। 3 साल बाद का ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन 122 साल बाद ये दुर्लभ संयोग होगा, जब पितरों का तर्पण करने से पहले ही हमें चंद्र ग्रहण का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, 122 साल बाद ये अद्भुत संयोग बनने वाला है और ऐसे में इसको लेकर कई सवाल हमारे मन में हैं, जिसको लेकर आज हम इस विशेष कार्यक्रम में जानकारी लेंगे, चर्चा भी करेंगे। चूंकि 7 सितंबर की रात ये कोई आम रात नहीं होने वाली है। ग्रहों का ऐसा योग बनेगा जो कि ज्योतिष में अशुभ संयोग माना जाता है, जिसका असर सब पर पड़ता है। ये चंद्र ग्रहण का कुछ राशियों के लिए खतरे की घंटी भी है और कुछ राशियों के लिए लाभकारी भी होता है, यानी कुछ राशियों के लोगों को इसमें सावधान रहने की जरूरत होती है और कुछ के लिए ये लाभकारी भी साबित होता है। भारतीय समय के मुताबिक ये चंद्र ग्रहण 7 सितंबर की रात 9:41 पर शुरू होगा। हालांकि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हर साल आता है, लेकिन इस बार का ये चंद्र ग्रहण बेहद खास है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको लेकर कई तरह की मान्यताएं भी हैं। 122 साल बाद ये चंद्र ग्रहण है और ऐसे में कई तरह की सावधानी जो आपको बरतनी चाहिए, उसको लेकर हम इसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि आज की ये रात बेहद खास होने वाली है और ऐसे में इसको लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि 45 दिन तक खौफ का साया होगा। चंद्र ग्रहण की शुरुआत से लेकर चंद्र ग्रहण के बाद तक इसका असर देखने को मिलता है, कई दिनों तक इसका असर देखने को मिलता है। तो ऐसे में इसको लेकर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, गर्भवती महिलाओं को भी इसमें ध्यान रखना होता है और हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूं। पंडित प्रकाश जोशी, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत स्वागत है आपका। वही डॉक्टर नीति शर्मा, वो भी ज्योतिषाचार्य हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आने वाले समय में हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले पंडित प्रकाश जोशी जी, मैं आपके साथ स्वागत करूंगी और आपके साथ ही इसकी शुरुआत भी करूंगी, क्योंकि जो आज का एक चंद्र ग्रहण है जो रात को लगने वाला है, हर साल चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, लेकिन ये चंद्र ग्रहण क्यों खास है? सबसे पहले शुरुआत। देखिए, 122 साल बाद कुछ योग बने हैं, उस वजह से ये चंद्र ग्रहण खास हो जाता है। पहला, भाद्रपद मास के अंदर ये चंद्र ग्रहण लग रहा है। दूसरा, ये जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लग रहा है, उस समय पे चंद्र ग्रहण दोष बन रहा है। साथ ही साथ उस समय पे खप्पर योग भी है, पंचवरी 5 ग्रह एक साथ हैं इस ग्रहण में। साथ ही साथ देखा जाए तो ये सारी जो कॉम्बिनेशंस हैं, इस वजह से ये 122 साल बाद लग रहा है। और कहीं ना कहीं जो कुंभ राशि होती है, हमारी भाव चक्र में 12 राशियाँ होती है, उसमें से मोस्ट पावरफुल जो राशियाँ होती है 5वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं राशि जो है बहुत पावरफुल राशि होती है। जब इन पे ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगता है तो ब्रह्मांड हिल जाता है, उथल पुथल हो जाता है, भूकंप की स्थितियां बन जाती है, जल प्रलय की स्थितियां हो जाती है। जो विश्व है, विश्व के सत्ता में परिवर्तन आता है, नेताओं में मतभेद होता है। तो कुल मिला के ये जो चंद्र ग्रहण है ये बहुत ज़्यादा शुभ नहीं कहा जा सकता। खासकर खप्पर योग जो चल रहा है वो 11 जुलाई से 7 अक्टूबर तक, जब तक ये चलेगा तब तक तो कुछ ना कुछ जल की प्रलय आपको देखने को मिलेगी, बाढ़ का खतरा आपको देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं हिंसा का दौर आपको देखने को मिलेगा। तो 7 अक्टूबर तक तो है ही है इसका इफेक्ट।
हाँ, यानी कि इसकी शुरुआत जब से हो रही है, आज रात से इसकी शुरुआत हो रही है। इससे पहले भी हम कई तरह की तस्वीरें देख चुके हैं। हम जल प्रलय का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, और आने वाले समय में क्या और भी सावधानी बरतने की जरूरत होगी, डॉक्टर नीति शर्मा, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी। चूंकि चंद्र ग्रहण का असर काफी ज्यादा इस बार पड़ने वाला है, और जिस तरह की यहाँ पर बातें कही जा रही हैं कि जल प्रलय होगा, और उसके साथ ही कई जगहों पर भूस्खलन की स्थिति देखने को मिलेगी, भूचल की भी स्थिति देखने को मिलेगी। आप इसको आसान भाषा में किस तरह हमारे दर्शकों को समझाएंगी? देखिए, 3 साल के बाद भारत के अंदर ये दूसरा पूर्ण सूर्य जो चंद्र ग्रहण हो रहा है। ये निश्चय रूप से देखिए, ग्रहण कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता। हम्म। पृथ्वी जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो चंद्रमा की जो पूरी अपनी ऊष्मा है जो वो सूर्य से लेता है, वो ले नहीं पाता। और इस समय चंद्रमा को ब्लड मून भी कहा जाता है, क्योंकि जो रेड लाइट होती है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है सूर्य का, उसमें लाल रोशनी की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो वही जो है चंद्रमा तक पहुंच पाती है। लेकिन जो अल्ट्रा वायलेट और वायलेट रेज होती है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है, वो स्कैटर हो जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जिसमें नकारात्मक प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। जी। उसकी वजह से आप यूवी रेडिएशंस की वजह से जो बीमारियां हैं, स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हैं, आईसाइट की प्रॉब्लम है, वीक इम्यूनिटी जो है वो हो जाती है। इसलिए तुलसी के पत्र को हम ग्रहण करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उसमें एंटी बैक्टीरियल क्वालिटीज होती हैं। आप इसलिए भी, जैसे कि आचार्य जी ने बोला, कुंभ राशि में हो रहा है, ना केवल कुंभ राशि में हो रहा है जो शनि प्रधान राशि है, और भारत देश की ये राशि आती है उसके दशम भाव में। और इस समय शनि जो है वो वक्री अवस्था में है, वो भी कुंभ राशि को प्रभावित कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्लूटो है जो यम के देवता माने जाते हैं। शनि और मंगल समसप्तक बैठे हैं, षडाष्टक योग बना हुआ है चंद्रमा का शुक्र के साथ, जो कि भारत की कुंडली में लग्नेश हो जाता है। तो ऐसे बहुत से मल्टीपल नेगेटिव योग्स का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से चंद्रमा के ग्रहण से तकरीबन महीना पूर्व हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा, क्योंकि वायु तत्व राशि है, आंधी तूफान, चंद्रमा जल का कारक है, इसलिए सुनामी जैसी स्थिति या बादल का फटना जैसी स्थिति। और क्योंकि अर्थ और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स में डिस्टरबेंस आ जाती है, इसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स कोर के अंदर हिलती हैं, तो अर्थ को एक भूकंप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। भारत की अपनी कुंडली में भी मंगल की महादशा सितंबर में प्रारंभ हो रही है, और जिस समय एक महादशा से दूसरी महादशा प्रारंभ होती है तो एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशन का फेज होता है, कहीं ना कहीं पूरे देश को हिला के जाता है। मंगल भारत की कुंडली में सप्तम और द्वादश भाव का स्वामी है, तो नई फॉरेन नीतियां विदेश नीतियां बनती हुई देखी जाएंगी। मंगल क्योंकि सेना का और भूमि का कारक है, तो हमारी जो टेरिटरीज है, जो बॉर्डर्स हैं, वहां पे आप गतिविधियों को बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हुए देखेंगे। पानी का कारक है, और मंगल क्योंकि भूमि का कारक है, और कहीं ना कहीं बॉर्डर्स को 12th हाउस दिखाता है, तो इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत हम देखेंगे जो सीज फायर लग चुका है, जी। कहीं ना कहीं वहां पे कुछ ना कुछ विघ्न आएंगे, और कुछ ना कुछ ऐसी पाकिस्तान के साथ विकट स्थितियां जन्म लेंगी। इसके साथ साथ भारत के अंदर भी विद्रोह की भावना, अगर अलग अलग जगह जन प्रोटेस्ट करेंगे। चंद्रमा क्योंकि स्त्री तत्व प्लैनेट है, स्त्रियों के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध, बालिकाओं के विरुद्ध अपराध आप देखेंगे, अपराधों की श्रृंखला बढ़ जाएगी। तो एक प्रकार से नकारात्मक ऊर्जाएं लाता हुआ ये चंद्र ग्रहण काफी ज्यादा डिस्टरबेंस, जनहित की, जन कल्याण के लिए हानि करेगा। तो विशेष रूप से इस आपदा का समय है, लेकिन पैरेलल शास्त्रों में और अध्यात्म में ग्रहण को बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस काल में, ग्रहण काल में, क्योंकि हमें 3.5 घंटे का ये जो ग्रहण काल पूर्ण रूप से मिल रहा है, अपने आप में आपदा में अवसर का भी समय है, ये साधना का समय है, आध्यात्मिक चेतना का समय है। जो लोग अपनी प्रोटेक्शन को, अपने मंत्रों की पावर को या अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा को और ज्यादा चैनलाइज करना चाहते हैं, उनके लिए अवसर का समय है। आप जितना हो सके मंत्र जाप करें, चैंटिंग करें, आध्यात्मिक रूप से अपने इष्ट से जुड़ने का प्रयास करें। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने शीश पे धारण किया हुआ है। शिव का बीज मंत्र ओम, जो पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमो शिवाय, या महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मुक्षे महामृतात्। इस मंत्र का जाप करें। जाप नहीं कर सकते हैं आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है, तो चंद्रमा का बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसे नमः, या अपने नक्षत्र का बीज मंत्र आप उसका जाप करें। राहु केतु के मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। कुछ नहीं करें तो ओम हंग हनुमते नमः, हनुमान चालीसा, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। भगवान हनुमान जी चिरंजीवी
देवताओं की श्रृंखला जी। में आते हैं और देवों के देव महादेव का आप जितना जाप सिमरन करेंगे उतना अच्छा है। विशेष रूप से क्योंकि महिला हूँ, गर्भवती महिलाओं को इस चंद्रग्रहण के दौरान थोड़ा सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि ठीक। गर्भाशय में ये नेगेटिव ऊर्जाएं या ऊष्माएं ना पहुंचे, उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक यानी कहा कि कुल जाता है। मिलाकर हमें यहाँ पर सावधानी बरतने की जरूरत है काफी ज्यादा, क्योंकि न केवल इस पे देश का असर होगा, ग्रहण का देश पर ही असर होगा, बल्कि विदेशों पर भी असर देखने को मिलेगा। जो विदेशी संबंध है देश के, उस पर भी असर देखने को मिलेगा। हमारे साथ मुकुल यादव जो कि वैज्ञानिक है, वो भी जुड़ चुके हैं। मुकुल यादव जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, चूंकि इस बार 122 साल बाद ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और 3 साल बाद ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, ऐसे में आप इसको किस तरह देखते हैं और कैसे हमारे दर्शकों को आप ये चंद्र ग्रहण समझाना चाहेंगे वैज्ञानिक तौर पर भी? देखिए, पहली बात तो जैसा कि आप लोगों ने कहा कि ये 3 साल बाद पड़ रहा है। चंद्र ग्रहण हमेशा रेगुलर पड़ते रहते हैं। अब वो अलग बात है कि हमें यहाँ इंडिया से, अपने देश भारत से दिखाई दे रहा है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है। हाँ, दुर्लभ चीज है, क्योंकि ये बहुत ही किस्मत से आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगी, जिसमें चांद जो है, आप हमारा जो चंद्रमा है, पूरी तरह से पृथ्वी के शैडो में आ जाता है। तो इस वजह से उसका जो रंग है पूरा लाल दिखाई देता है। जी, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है स्टडी करने के लिए, आपको कि कैसा एटमॉस्फेयर है यहाँ अर्थ का। क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर के, जैसे हमने पढ़ा है अपने बचपन में, कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन नाम की एक चीज होती है, जिससे कलर बढ़ जाते हैं, इसलिए आसमान नीला दिखाई देता है। तो उसी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में से जो लाइट है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, कट होती है, और फिर लास्ट में जाके जब शैडो में से बचती है, सिर्फ लाल पार्ट जो है मून पे जाता है। इसलिए चंद्रमा लाल दिखाई देता है पूर्ण चंद्र ग्रहण के टाइम। हर साल हम लोग ग्रहण देखते हैं, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो। हालांकि दुर्लभ संयोग इस बार जरूर बन रहा है। लेकिन पंडित प्रकाश जोशी जी, जब भी ग्रहण होता है या फिर सूतक काल लगता है, तो कई तरह की चीजों से परहेज करने के लिए कहा जाता है। खाने को लेकर वो मान्यता हो या फिर किसी भी अच्छे कार्य को करने को लेकर हो, किस तरह की चीजें हमें इस दौरान नहीं करनी चाहिए, कैसी सावधानी बरतनी चाहिए? खाने को लेकर जो विशेष तौर पर मान्यता है धार्मिक तौर पर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे सूतक काल प्रारंभ हो जाए, यानी कि चंद्र ग्रहण का जो चंद्र ग्रहण होता है उसका सूतक काल 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार से जो सूर्य ग्रहण होता है उसका 12 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। अब क्या है कि वराह मिहिर ऋषि थे, उन्होंने रिसर्च किया है। रिसर्च करके ये पता चला है कि ग्रहण जब लग रहा हो उससे पहले भी जो सूतक काल होता है उसमें भी हमें परहेज करने चाहिए। सूतक काल में सबसे पहला चीज़, आपको भोजन नहीं बनाना चाहिए, बॉडी में तेल नहीं लगाना चाहिए, एक्सरसाइज व्यायाम नहीं करनी चाहिए, लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी चाहिए, कोई डील किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे पहले का जो समय होता है वो अशुभ होता है। देखिए, भगवान के कपाट तक बंद हो जाते हैं तो उसको हम शुभ नहीं कहेंगे। जब भगवान पूरे जगत को आशीर्वाद देते हैं, उनके कपाट तक हम बंद कर देते हैं तो सबसे अशुभ मुहूर्त है। तो उस समय पे अगर कोई काम करेंगे तो उसका रिजल्ट भी अशुभ ही मिलेगा। और ये वराह मिहिर ऋषि ने शोध किया, और शोध करने के बाद ये बताया कि भाई 6 घंटे पहले या 9 घंटे पहले या 12 घंटे पहले आप जो है कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते। हाँ, जैसे कि वैज्ञानिक महोदय ने भी बोला कि उसमें जो है स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण का दूसरा नाम क्या है? ग्रहण करना। तो पॉजिटिव चीजें ग्रहण कीजिए। आप विद्या का ग्रहण कर सकते हैं, आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं, आप किसी गरीब की सेवा कर सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी लीजिए ना उस समय पे, ठीक है ना। साथ ही साथ हम मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये सबसे लाभकारी मंत्र होता है वो मृत्युंजय मंत्र होता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षे मामृतात्। मां मृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते, वो ना कर पाए ओम सोम सोमाय नमः कर ले। और चंद्रमा किसके सर पे धारण है? शिव जी के सर पे धारण है। तो शिव जी का मंत्र कोई सा भी मंत्र कर ले, ओम नमः शिवाय करे, ओम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय
दशमेश काराय नमः शिवाय, शिव जी की कोई भी स्तुति आती है वो कर लें। वो भी नहीं कर सकते तो चंद्रमा माँ का कारक है, माँ के हाथ बटा दें, माता के पैर दबा दें। और वो भी नहीं है तो आप अपनी पत्नी का कुछ हेल्प कर दे, क्योंकि चंद्रमा स्त्री के कारक है। वो भी नहीं है तो बहन की कुछ हेल्प कर दे। यानी ग्रहण का जो अर्थ होता है अच्छी चीजें ग्रहण करना। तो आप अच्छी चीजें ग्रहण करें, ये पूरे साल भर आपके काम आएगी। क्योंकि आपके और की ज्योतिष के अनुसार और आध्यात्मिक जगत के अंदर, विज्ञान शायद नहीं मानेगा इसको, लेकिन आध्यात्मिक जगत के अंदर उस समय पे हमारी औराएं खुली हुई होती हैं। उस समय पे हम पॉजिटिव एनर्जी इजिली आ जाती है, नेगेटिव एनर्जी इजिली आ जाती है। तो हम नेगेटिव एनर्जी में क्यों टाइम वेस्ट करें? वो तो डेली मर्रा के हम काम करते ही है ना। कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारे जीवन और हमारा जीवन भी और सामाजिक जीवन भी अच्छा हो। तो ऐसे में आपको मंत्र का जाप करना चाहिए, ठीक है ना। धारदार हथियार, जैसे धारदार हथियार क्या होता है, उससे नेगेटिविटी आती है, आदमी को डर लगता है, चाकू से नेगेटिविटी आती है, तो उसको नहीं स्पर्श करना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए। अब खाना ना बनाने का मतलब ये नहीं है कि उसमें निषेध है। खाना ना बनाने का मतलब ये है कि इतने पॉजिटिव टाइम को आप वेस्ट मत करो रेगुलर कामों में। लेकिन इसको लेकर लोग अलग तरह की मान्यता बना लेते हैं कि इस दौरान खाना नहीं बनाना चाहिए या फिर खाना ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसको लेकर भी हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन आपने यहाँ पर मंदिर के जो कपाट बंद है उसका भी यहाँ पर जिक्र किया था। मैं डॉक्टर नीति से इस बात को समझना चाहूंगी। डॉक्टर नीति, जब भी सूतक गाल पड़ता है तो मंदिरों के यहाँ पर कपाट इस बार भी बंद कर दिए गए हैं। इसको लेकर धार्मिक तौर पर क्या मान्यता है, क्यों कपाट बंद कर दिए जाते हैं? देखिए, कपाट उन्हीं मंदिरों के बंद होते हैं जहां पे मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित की जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि जब प्राण प्रतिष्ठा करके आप मूर्ति को स्थापित करते हो तो एक प्रकार से प्राण ऊर्जा उन मूर्तियों में आ जाती है। तो क्योंकि मंदिर एक सकारात्मक जगह है, धार्मिक जगह है, स्पिरिचुअल जगह है, वहां पे ये नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं या किरणें हैं उसका दुष्प्रभाव ना पड़े, इसलिए मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। लेकिन आप अपने घर के मंदिर में वहां पे पूजा पाठ करना या मूर्तियों को स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। लेकिन मानसिक जाप का कोई भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो तंत्र विद्या को साधना चाहते हैं, अपने किसी मंत्र को साधना चाहते हैं, महाहवन होता है, महायज्ञ होता है इस काल का। तो जो आध्यात्मिक लोग होते हैं पूरे साल बहुत इंतजार करते हैं। निश्चय रूप से वर्ष में 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण, जो मूवमेंट है 180 डिग्री में पृथ्वी सूर्य चंद्रमा ने आना ही आना है, वो लगता ही है। लेकिन पूर्ण चंद्र ग्रहण, और वो भी भारत में इस प्रकार से दृश्य है, ये जो कॉम्बिनेशन है रेयर कॉम्बिनेशन, और उसके साथ श्राद्ध पक्ष की पहली पूर्णिमा है, शनि और प्लूटो एक यम के देवता हैं, दूसरे कर्म के देवता हैं, उसके बीच में ये युति बनी हुई है राहु और चंद्रमा की। राहु और केतु को जो है ये एक्सिस पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं अर्थ और चंद्रमा की ऑर्बिट के। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनी है, जो कि बनती है, लेकिन यहाँ पे और जो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनी है वो बहुत रेयर बनी है। इसलिए चंद्रमा की इस नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए आध्यात्मिक जगत में कि चेतना का समय होता है, उपलब्धियों का समय होता है। तो अब मंत्र जाप, चैंटिंग, और जो हम डेली रूटीन के कार्य, देखिए 3.5 घंटे का जो अंतराल है वो मध्य रात्रि में पड़ रहा है, 9:57 के आसपास। तो नॉर्मली हम लोग उस समय तक डिनर ऑन एन एवरेज लोग कर चुके होते हैं। तो इतना टफ नहीं है कि आप 3.5 घंटे 1:30 बजे तक, लोग सोने का समय हो जाता है, तो आप उससे पहले भोजन ग्रहण कर लें, उसमें भी तुलसी पत्र डालें क्योंकि उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। और इसके बाद आप जितना हो सके, ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, आपको साल में 2 बार ही मिलती है, और उसमें भी इस परसेंटेज पे तो बहुत ही रेयर मिलती है। आप इसको अवसर की तरह यूज करिए, मंत्र जाप करिए, चैंटिंग करिए, और अपनी जो इंटरनल ऑरा है, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जो एक एनलाइटमेंट है, उसको आप जागृत करिए। क्योंकि कहते हैं कि लाखों गुना फल इस समय मंत्र जाप को और साधना को आपको प्राप्त होता है। तो ये हम लोग तो जितने भी ज्योतिष के फील्ड से या होलिस्टिक जो अप्रोच रखते हैं आध्यात्मिक जगत में, उनके लिए तो ये बहुत अवसर का समय है। हम लोग तो इंतजार करते हैं, और साइंटिस्ट जो होते हैं, जो साइंस के फिनोमिना को देखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये रेयर ऑब्जर्वेटरी है कि किस प्रकार से जो रेड रेडिएशंस होती है, जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, जो इंफ्रारेड रेज होती हैं, वो कहीं ना कहीं चंद्रमा तक पहुंचती हैं। और चंद्रमा जो एक सफेद लेके आपको रोज दिखता है, आज वो लालिमा लिए हुए है, तो अपने आप में, और ये जो ऊष्माएं होती हैं ये पर्टिकुलरली आंखों के रेटिना के लिए हार्मफुल नहीं होती है। सूर्य ग्रहण की जो ऊर्जाएं हैं वो जरूर हार्मफुल होती हैं, तो आप इनको नेकेड आई से देख भी सकते हैं।
तो एक तरफ ये रिसर्च और साइंटिफिक एक प्रकार से नॉलेज को बढ़ाने के लिए और अद्भुत दृश्य देखने के लिए एक रिसर्च का विषय है, और दूसरी तरफ आध्यात्मिक चेतना को जागने का विषय है, और तीसरी तरफ हम ज्योतिषी आपको डरा नहीं रहे हैं, चेता रहे हैं, क्योंकि आपको अवेयर करना कि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो आप उससे बचे रहें। लेकिन निश्चित इसलिए तौर पर कहते हम भी हैं इसको शुरुआत से कह रहे हैं कि किसी का भी उद्देश्य यहाँ पर डराना नहीं है, बल्कि सावधान करना है और अवेयरनेस फैलाना है। यहाँ पर हम साइंस का जिक्र कर रहे हैं, तो मुकुल यादव जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि कई तरह की मान्यता है। धार्मिक तौर पर तो हम उसको समझ ही रहे हैं, लेकिन मैं साइंटिफिक तौर पर भी समझना चाहूंगी। यहाँ पर खाना खाने का जिक्र हुआ, तो धार्मिक तौर पर तो उसको क्लियर कर दिया कि लॉजिकली भारतीय परिवार 9 बजे से पहले अपना डिनर कर लेते हैं, लेकिन साइंस इसको लेकर क्या कहता है? खाना खाना साइंटिफिक तौर पर इसको लेकर क्या मान्यता है, या फिर ये सिर्फ एक धार्मिक मिथ इसको कह सकते हैं? और दूसरी बात मैं एक और आपसे समझूंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का जो यहाँ पर जिक्र हो रहा है, साइंस इसको लेकर चंद्र ग्रहण के दौरान क्या कहता है? जी, बहुत बढ़िया आपका सवाल है। और जहाँ तक ग्रहण के समय खाना ना खाने वाली बात है, ये सारी चीज़ें धर्म से ना जोड़ के देखें तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि ये इसमें आती है बहुत सारी चीज़ें जो ह्यूमन इवोल्यूशन से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि ये चांद, पृथ्वी, सूरज तब थे जब यहाँ पृथ्वी पे हम लोग नहीं थे, तब भी ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो होता क्या है कि जैसे आप आज से 2000-3000 साल पहले चल जाइए, जब ह्यूमंस के पास कैपेबिलिटी आ गई लिखने की, तो होता क्या था कि आप चंद्र ग्रहण जब भी होता है रात के समय होता है, राइट? जी। तो और जब भी ये होता है पूर्णमासी वाले दिन होगा। हम्म। तो होता क्या था कि आप सोचिए, ऐसे सोचिए कि आप एक शाम का समय है, पूर्णमासी की रात है, पूरा हर तरफ चांद की रोशनी है, और आप उसमें अपना खाना बना रहे हैं। और खाना बनाते समय एकाएक अंधेरा हो जाता है, जब ग्रहण लगना शुरू हो जाता है। एकाएक जो रोशनी है वो अंधेरे में बदल जाती है। आपको डेली का आपका आदत है क्या कि हाँ, चांद है तो चांद दिख रहा है, उसकी रोशनी पूरी पड़ती रहेगी, हम खाना बना लेंगे, खा लेंगे, उसके बाद तक रहेगी रोशनी। पर ग्रहण वाले दिन ये क्या होता है, सडनली ये अंधेरा छा जाता है। और उसी टाइम में अगर आप सोचिए कि वहां उस समय पहले के टाइम में छिपकली, बिच्छू, कुछ भी है, आपके खाने में गिर जाए तो आपको पता नहीं चलेगा, वो चल के निकल जाए, तो खाना क्या है आपका, उसमें पॉइजन आ गया है। अब आप क्या है, उसको खा तो लेंगे, पॉइजन आपके अंदर आ गया। और उसके बाद जो चीजें होती हैं, आप हर चीज जो है आप उसमें देखेंगे कि अच्छा, ये ग्रहण के समय मैंने खाना बनाया, ग्रहण के समय खाना खाया, तो इस वजह से मैं बीमार पड़ा या मृत्यु हो गई, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही और भी मिथक हैं कि लंबी दूरी में हमें नहीं चलना चाहिए। आप आज भी अगर रात में अगर हाईवे पर ड्राइव करने निकल जाए, तो अक्सर क्या होता है, सामने से कोई गाड़ी आती है तो रोशनी उसकी आंख पे पड़ती है, तो आपको कुछ देर तक नहीं दिखाई देता है अच्छे से क्लियरली कि क्या है। तो वैसे ही आप सोचिए कि पूर्णमासी की रात में कोई चलते हुए निकल रहा है, पूरे जगह रोशनी है, आपको रास्ता दिख रहा है, और एकाएक अंधेरा छा जाए, आपको आपका आगे रास्ता नहीं दिखाई दे, तो वो दिक्कत की बात हो सकती है। तो ये सारी चीजें आप आज के कॉन्सेप्ट से अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, क्या ही रीजन होगा। पर अगर हर एक चीज जो मिथक है, आप इसके लिए आप अपने आपको 2000-3000 साल पीछे ले जाके अगर सोचें, तो आपको हर एक चीज का एक लॉजिकल रीजन मिलता है कि क्यों ये बातें कहाँ से आई हमारे कल्चर में, कहाँ से बिलीफ्स आए, और कैसे कैसे उसको कई बार क्या होता है, गलत तरीके से जोड़ के देखा जाने लगा कि ये हमारे रिलीजन से जुड़ा हुआ है या हाँ। ऐसे है। और जैसा कि आपने पूछा दूसरा सवाल कि ये नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी वाली बात, तो इसमें साइंस तो एनर्जी हमारे लिए तो सब वैल्यू है, राइट? या तो एनर्जी कभी क्रिएट नहीं होती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी हमारे लिए नहीं होती है। हम इसे एक तरह से सिर्फ देखते हैं कि हाँ, एक हमारा सूर्य है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के ठीक पीछे जब चंद्रमा है तो पूरी पूरी परछाई पड़ती है चंद्रमा पे, बस इस वजह से वो लाल पूरा दिखता है। तो ये हमारे लिए बस इतना ही साइंटिफिक इसका ये मेनली रहता है, कोई हमारे लिए ये पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी वाली बात नहीं रहती है। नहीं, पंडित प्रकाश जोशी जी ने इस बात का पहले भी जिक्र किया था। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी प्रकाश जोशी एक जी। बात में ये आ रही है कि देखिए, ये वैज्ञानिक साहब कह रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है, बल्कि आप एक छोटा सा सेल भी देख लो, सेल में भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है कि नहीं होता? बिना उसके तो ब्रह्मांड की क्या, किसी भी चीज़ की पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी के बिना रचना तो असंभव है, होगी ही नहीं।
पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो होगा ही होगा, कभी हो ही नहीं सकता कि ऐसा हो ही ना। मैं चाहूंगा कि पॉजिटिव ठीक है। नेगेटिव आप इसको ऐसे ना सोचे कि वो प्लस है और वो माइनस है। आप इसको ऐसे सोचे कि अगर एक समतल जमीन है, आपको को गड्ढा खोदेंगे तो एक जगह से अगर गड्ढा खोदने पे मिट्टी निकल रही तो वो दूसरी जगह आप रखेंगे भी ना, तो वो जो मिट्टी एक जगह इकट्ठी हो रही है वो प्लस हो गया, जहां से कम हो गया वो आप माइनस, वो आपके देखने का तरीका है। नहीं, इसीलिए हम लोग इसको धार्मिक तौर पर भी और साइंटिफिक तौर पर दोनों तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए, ताकि जितने भी मिथ्स हैं धार्मिक तौर पर भी और साइंटिफिक तौर पर ही वो दोनों साथ के साथ क्लियर होते रहें। पंडित प्रकाश जोशी जी, मैं आपके पास आऊंगी और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हम हर घर में देखते हैं, जब भी ग्रहण लगता है, ग्रहण के बाद स्नान करने की परंपरा हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं और उसके बाद घर को शुद्ध किया जाता है। तो क्या ये अनिवार्य है सबके लिए करना, या फिर करना ना करना वो आपके ऊपर है? नहीं, बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। देख लेना, आप मन में कुछ भी अगर आपके उलझन है या मन अशांत है तो आप एक ना शुद्ध जल से स्नान करके देखिए। आप डेली करते हैं ना सुबह, तो मन फ्रेश हो जाता है। तो क्या होता है कि जब ये चंद्र ग्रहण की एक स्थिति होती है, एक अवस्था होती है, नेगेटिव एनर्जी का आप जिक्र कर रहे थे। मैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव की जिक्र कर रहा हूँ ना, कि नेगेटिव एनर्जी इस दौरान वातावरण के अंदर होती है। हो सकता है हम शहर में रहते हो, कंक्रीट वाले घर पे रहते हैं, तो इस समय पे आप पे जो नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हो कम दिखता हो, इतना हो कि आपको महसूस ना हो रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है। क्योंकि आज की डेट में क्या है, मल्टीपल घर है, आप देखेंगे ना 15-16 मंजिल तो घर है आपके, तो वहां से क्या है कि आप तक एनर्जी आते आते हो सकता है कि बहुत कहते हैं नॉमिनल सा आपको फील होता हो या ना भी होता हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हवा को हम देख थोड़ी ना सकते हैं, लेकिन हवा तो होती है ना। इसी प्रकार से क्या होता है कि एनर्जी तो बनती है उस समय पे, जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है, नेगेटिव एनर्जी बनती है। उसको निकालने के लिए आप क्या है कि जैसे ही ग्रहण खत्म हो जाए उसके बाद गंगा जल होता है, गंगा जल थोड़ा सा जल में डाल के उससे स्नान कर लीजिए, घर के अंदर छिड़काव कर दीजिए, सिंपल सा है। और अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपके घर के अंदर अगर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव होगा तो वह दूर हो जाएगा। ये एक एडवाइस ही तो है, इसमें जाता क्या है, 1 रुपए की एडवाइस नहीं है, मतलब ये फ्री की निःशुल्क एडवाइस है, मानने में क्या जाता है। और मान लो चंद्र ग्रहण के बाद, मैंने कई लोगों पे ऐसा भी देखा है कि जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होगा और मेरी बात से बहुत लोग आज उनके सर में दर्द हो रहा होगा, बहुत से लोग बहुत वीक फील कर रहे होंगे, किसी का डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा, किसी का वाद विवाद। तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या जब भूकंप, जबरदस्त भूकंप आने वाला होता है ना, तो लोगों को सर में दर्द और इस तरह की चीजें होती है। सबके साथ नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों के साथ जरूर होती है। तो क्या है कि अच्छा, अगर किसी को ये महसूस हो रहा हो सर में दर्द होना या फिर इस तरह की चीजें जो आप कह रहे हैं कि डाइजेशन में दिक्कत होना, तो इसका समाधान क्या होगा, साथ के साथ बता। सबके लिए समाधान यही है कि थोड़ा सा आपको पालन करना है, आपको तुलसी लेनी है, और तुलसी के अंदर आयुर्वेद के गुण होते हैं। जब भी आप भोजन करें तो, क्योंकि 12.5 घंटे का ये सूतक और ग्रहण मिला के अवधि है, तो इतना तो कोई भूखा नहीं रह सकता। तो तुलसी दल डाल के और आप खानपान कर सकते हैं। खानपान के अंदर भी आप हार्ड वाली, जैसे रोटी ना खाएं, आप चावल के साथ में दाल खा लें, लिक्विड वाली डाइट ज़्यादा फॉलो करें, खीर आप खा लें, तरी वाली सब्जी खा लें, उसके अंदर तुलसी दल डाल के आप खाएं। रोटी को आज के दिन अवॉइड करें। ठीक है। डॉक्टर नीति, जो ये इस बार चंद्र ग्रहण लग रहा है वो राशियों के ऊपर भी भारी है, सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि कुंभ राशि के ऊपर भारी है, ऐसा क्यों, और कौन कौन सी राशि है जो इससे और अफेक्टेड हो सकती है? देखिए, कुंभ राशि पे भारी है इसलिए क्योंकि ग्रहण लग ही कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद जो गुरु का नक्षत्र है इसी राशि में आता है, उसमें लग रहा है, इसलिए कुंभ राशि पे भारी कहा जा रहा है। दूसरी, कुंभ राशि से द्वितीय भाव में शनि का गोचर है जो वक्री अवस्था में है, यानी कि पूर्ण रूप से 7.5 के प्रभाव में कुंभ राशि है। लेकिन डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि व्यक्तिगत कुंडली में आपकी चंद्र राशि कहाँ बैठी है, कौन कौन से ग्रहों से दृष्ट है, क्या ग्रहों की आपसी प्लेसमेंट है, कौन से नक्षत्र हैं, कौन कौन से राजयोग है, क्या दशाएं अंतरदशाएं चल रही हैं, तो बहुत प्रिसाइजली जाना हो तो सकता है आपकी लगन और चंद्र राशि और चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली अच्छी हो, दशानाथ की कुंडली अच्छी हो, तो इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन व्यापक रूप से क्योंकि ये ग्रहण कुंभ राशि में है, इसलिए सबसे ज्यादा कुंभ राशि, और कुंभ राशि के बिल्कुल सामने बैठी हुई है सिंह राशि, जिसमें सूर्य, बुध और केतु बैठे हुए हैं, इसलिए ये दोनों राशियां सबसे ज्यादा प्रभावित देखी जाएंगी।
जाएंगी। इसके अलावा कर्क राशि, अच्छा क्योंकि डॉक्टर कर्क नीति, अगर राशि आप से अपनी बात पूरी करें उससे पहले मैं एक और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। जितनी भी आप राशि बता रहे हैं डॉक्टर पंडित प्रकाश जोशी जी, और आपसे दोनों से अनुरोध है कि एक एक करके राशि और उस पे क्या उपाय कर सकते हैं, क्या असर होगा, विस्तार से हमारे दर्शकों को समझा पाए तो। पहली 6 राशियां मैं बता देती हूँ जी और आखिरी की 6 राशियां पंडित जोशी जी बिल्कुल। बता देंगे। प्रारंभ करती हूँ मेष राशि से। आपके लाभ भाव में ये ग्रहण लग रहा है, लेकिन आपकी राशि से, और ये राशि दर्शकों के लिए बताना चाहूँ, आपकी चंद्र राशि पे आधारित है, यानी कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में विराजमान है उसी राशि को आप कंसिडर करिएगा। तो लाभ भाव में है तो लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे, लेकिन बहुत कठिनाइयों के साथ। आपके नेटवर्क सर्कल में कुछ अनबन होने की संभावनाएं हैं। बड़े भाई की सेहत या उसके साथ तनाव की स्थिति बन सकती है। ठीक। उपाय के लिए मेष राशि वालों को ग्रहण के उपरांत हनुमान मंदिर में आपको लाल चीजों का, जैसे कि लाल दाल, मसूर की दाल होती है, गुड़ का दान, तांबे का दान करना चाहिए। और ग्रहण काल के समय आपको हनुमान जी के बीज मंत्र, संकट मोचन हनुमान जी का स्तोत्र और उसके साथ हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का आप पाठ करेंगे, आपके ठीक। लिए लाभकारी रहेगा। वृषभ राशि की बात करूं, ये भारत की भी लगन की राशि है। आपके लिए ये दशम भाव में ग्रहण लग रहा है। दशम भाव उपचय भाव होता है, वहां पे अशुभ ग्रह, अशुभता उनकी कम हो जाती है। तो आपके लिए मान पद प्रतिष्ठा का समय है। अगर कुंडली अच्छी है, दशाएं अच्छी हैं, तो और ज्यादा लाभ होगा। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा अपने बॉस के साथ अनबन हो सकती है, उसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक उपाय है। के लिए आपको ग्रहण के उपरांत सफेद चीजों का दान करना है किसी शिव मंदिर में जाके, और दुर्गा के बीज मंत्र और ओम नमो शिवाय का आपको जाप करना है। मिथुन राशि की बात करूं तो आपकी राशि में ये नवम भाव में ग्रहण लग रहा है, यानी कि भाग्य का और धर्म का भाव है। जितना हो सके इस ग्रहण के आगे पीछे आपकी धार्मिक यात्राएं जरूर होंगी। और जो लोग, बच्चे, स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए आगे और अपने आप को बढ़ना चाहते हैं, वीजा नहीं लग रहा है फॉरेन एजुकेशन के लिए, तो वीजा लगने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन आपके पिता की सेहत चिंता का विषय हो सकती है। उपाय के लिए आपको ग्रहण के दौरान ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करना है, और ग्रहण के उपरांत आपको गाय को हरा चारा खिलाना है। कर्क राशि के लिए काफी थोड़ा मैं कहूंगी, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी है, वो खुद ग्रहण से ग्रसित हैं, और अष्टम भाव में जो मृत्यु के भाव में ग्रहण लग रहा है। यात्रा के समय विशेष सावधानी बरतें। अगर आप कोई सर्जरी प्लान कर रखी है तो उसको आप 1-2 दिन के लिए अवॉइड करें। इसके साथ साथ मेटल्स के यूज के लिए, यानी कि शार्प ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए या अग्नि से संबंधित किसी चीज का इस्तेमाल करते हुए विशेष सावधानी बरतें। कुछ बीमारी आपको, वायु तत्व जो बीमारियां होती हैं, लंग्स की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। उपाय के लिए ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोमाय नमः और भगवान शिव के बीज मंत्र का जाप करें, रुद्राष्टकम का जाप करें। इसके साथ साथ महामृत्युंजय का जाप या ऑडियो आप जरूर सुनते रहें। ग्रहण के उपरांत आप शिव मंदिर में जाके कच्चे दूध में काले तिल डाल के भगवान शिव का पूरे परिवार के साथ अभिषेक करें। सफेद चीजें आप ब्राह्मण को दान करें। सिंह राशि की बात करूं, आप भी प्रभावित हैं इस ग्रहण से, क्योंकि आपके सप्तम भाव में लग रहा है। आपके स्पाउस की, यानी कि आपके पति या पत्नी की सेहत या उनके साथ अनबन की स्थिति बन सकती है। पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहां भी आप थोड़े लॉसेस देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको ट्रस्ट करते में इस समय टाइम लगेगा, लेकिन इस ग्रहण के शुभ प्रभाव से आपकी अगर विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह के योग भी खुल जाएंगे। उपाय, आपको इस ग्रहण के समय चंद्रमा के मंत्रों के साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना है। ये सूर्य के बीज मंत्र का, गायत्री मंत्र का जाप करें, और ग्रहण के उपरांत गुड़, गेहूं, तांबे का लोटा आप किसी सूर्य मंदिर में या सूर्यवंशी भगवान राम के मंदिर में आप दान करें। आखिरी राशि जो मैं बताऊंगी, कन्या राशि। आपके छठे भाव में ये ग्रहण लग रहा है, और लग्नेश आपके 12वें भाव में है। ऋण रोग शत्रु का भाव है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। लीगल इश्यूज में आपको जीतने की संभावनाएं हैं। अगर ईश्वर ना करे आपका जेल योग बन रहा है तो वो इस समय नेगेटिव प्रभाव दे सकता है, वो अप्रभावशाली हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टूडेंट्स को इस समय सफलता मिल सकती है, लेकिन उनको थोड़ा सा प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा। उपाय हेतु आप घर की उत्तर दिशा में आप एक हरे रंग के डब्बे में हरी मूंग की दाल को स्थापित करें, और नीली बोतल में आप मनी प्लांट को स्थापित करें, ताकि आय की जो आपके सोर्स हैं वो बने रहें। इसके साथ साथ ग्रहण के दौरान आप भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें, और ग्रहण के उपरांत आप गाय के लिए और पक्षियों के लिए हरी मूंग की दाल भीगी हुई उनको आप खिलाएं। किन्नरों को आप कुछ ना कुछ दान करें, आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। ठीक है। पंडित प्रकाश जोशी जी।
देखिए, अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए ये ग्रहण का प्रभाव ये होगा कि मूड स्विंग की आपको समस्या आ सकती है। आपको फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम हो सकती है, नेत्र की परेशानी रह सकती है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा अनबन रह सकता है, यानी कभी अनबन रहेगा, कभी स्थिति ठीक रहेगी। और देखा जाए तो दौड़ा भागी ज़्यादा होगी, लेकिन कुछ ना कुछ आपको अंत में भागा दौड़ी हर काम के लिए लगी रहेगी, लेकिन लास्ट में आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा। आपके लिए मुख्य मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का अगर मंत्र का जाप आप कर लेते हैं अति उत्तम रहेगा। बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए जो ये ग्रहण का प्रभाव है कार्य सिद्धिदायक रहेगा, यानी कोई ना कोई काम या तो आपका या आपके फैमिली मेंबर का बनता हुआ नजर आ रहा है। कोई आपका करियर से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, कोई ना कोई खुशखबरी, कोई धन का लाभ आपको हो सकता है, इसके योग नजर आ रही है। यानी वृश्चिक राशि के लिए ग्रहण का प्रभाव अच्छा है। फिर भी अगर आपको और अच्छा करना है और अच्छा मनन करना है, ओम हनुमते नमः ये मंत्र का जाप आप पूरे ग्रहण काल में करिएगा। धनु राशि के बारे में अगर हम बात करें तो धनु राशि के लिए भी ये ग्रहण का फल बहुत ही अच्छा है। धन का कहीं ना कहीं से लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, किसी इन्वेस्टमेंट से कोई डील आपकी क्रैक होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ पद प्रमोशन, नई नौकरी के आपके ऑफर इस ग्रहण से खुलते हैं। तो धनु राशि के लिए भी करियर में जो हर्डल चल रही थी, जो विघ्न बाधा चल रही थी, उसमें कुछ ना कुछ आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में आप किसी मंदिर में जा सकते हैं, पार्टनर के साथ में किसी धार्मिक व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। आपके लिए शुभ मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र का जाप आप जरूर करें। साथ ही साथ अब हम मकर राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो मकर राशि पे प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। पहला, किसी को धन उधार ना दें। यदि आप इस ग्रहण के बाद यानी कि 20-21 दिन तक, वैसे तो 40-45 दिन तक प्रभाव होता है, लेकिन खासकर 20-21 दिन तक कोई भी नया काम आपको नहीं करना है, शेयर पे इन्वेस्ट नहीं करना है, किसी के ऑनलाइन ट्रस्ट नहीं करना, नहीं तो आपको धनहानि के योग, धन चोरी के योग आपके नजर आ रहे हैं। व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की उलझने आपको ज़्यादा परेशान करती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र का जाप आपको करना है। पूरे ग्रहण काल में जितना कर सकते हैं उतना अच्छा है। साथ ही साथ कुंभ राशि के बारे में बात करें तो यहीं पर चंद्रमा और राहु की युति है, यहीं ग्रहण बन रहा है। तो भाई गाड़ी आपको ध्यान से चलानी है, दुर्घटना के आपके योग बनते हैं, चालान के आपके योग बनते हैं। तो किसी भी पुलिस वाले से बहस नहीं कीजिएगा। प्रशासन में व्यक्ति जो बैठे हैं 40-45 दिन तक उनसे बहस नहीं कीजिएगा। अगर गवर्नमेंट कोई पेनल्टी आप पे लगाती है तो वो या कोई गवर्नमेंट से संबंधित कोई बिल आता है आपके पास, वो भर दीजिएगा, नहीं तो आप पे डबल पेनल्टी लग सकती है। थोड़ा सा मानसिक तनाव, सर दर्द की परेशानी और पति पत्नी में कुछ अनबन की स्थिति रह सकती है। आपको करना क्या है, आप शनि के मंत्र का जाप कीजिए, अपने राशि के स्वामी का ओम सम शनिश्चराय नमः ये मंत्र का जाप आपको ग्रहण काल में करना है। बात करें अंतिम राशि मीन राशि के लिए, तो मीन राशि के लिए भी ये ग्रहण बहुत अच्छा असर नहीं लेके आ रहा है। धन की चिंता आपको रहेगी, धन से संबंधित डीलें आपकी कैंसिल हो सकती है, ऑफिस के अंदर आपके तनाव हो सकते हैं, सीनियर आपसे नाराज हो सकते हैं, व्यर्थ की चिंताएं आपको लगी रहेंगी। परिवार के सदस्यों, खासकर फैमिली मेंबर के हेल्थ से आप थोड़ा टेंशन में रहेंगे। तो आपके लिए सबसे अच्छा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र का जाप आप ग्रहण काल में ये जो अरिष्ट फल है उसको दूर करने के लिए जाप जरूर करें। ठीक है, हमारे साथ स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी भी जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। और मेरा सबसे पहला सवाल आपके साथ ये है कि जिस तरह से उपाय बताए जा रहे हैं, कई लोगों के मन में इसको लेकर सवाल होता है कि जितने भी उपाय हैं ग्रहण के दौरान अगर हम उनको लागू करें, उनका पालन करें, तो क्या वो सच में प्रभावशाली होते हैं? अगर हाँ, तो कितने प्रभावशाली होते हैं और कितने ध्यानपूर्वक ये तमाम उपायों को करना चाहिए? जी, सबसे पहले हर हर महादेव। मैं विलंब से आया, इसीलिए पूर्व के विद्वानों को मैं सुन नहीं पाया, और सभी को मेरा अभिनंदन है। ऐसा है कि देखिए, उपाय तो बिल्कुल है। मैं एक बात में 2 दिनों से बहुत जोर से बोल रहा हूँ कि मैं पिछली बात नहीं सुन पाया अपनी ओर से, कि सबसे पहले ग्रहण के नाम से लोगों को भय, डर, चिंता, आशंका, भ्रम बिल्कुल नहीं। कम से कम इस बार ये बोलूंगे खगोलीय घटना, खगोलीय उत्सव है, इसे हम एंजॉय करेंगे। डरने की बिल्कुल बात नहीं। जब हम छोटे थे तो नानी दादी से सुनते थे ग्रहण लग गया, भगवान को कष्ट है। उनकी भावना की बात थी, हो सकता वो पढ़े लिखे कम थे,
उनके पास किताबी नॉलेज कुछ कम रहा होगा, किंतु एक्सप्रेशन जो उनकी भावना है कि भगवान को कष्ट, यानी चंद्रमा या सूर्य के ऊपर में जब ग्रहण लग जाते हैं तो उनकी सुंदरता, उनकी छाया जो है, उनकी किरण उसमें धूमिल पड़ जाती है, इसीलिए उस शब्द को उपयोग करते थे ये करना। जब ऐसी स्थिति आती है तो हम पृथ्वीवासियों पे, चाहे किसी भी राशि के जातक हों, हमारे ऊपर किसी पर प्रभाव, सुप्रभाव, किसी पर कुप्रभाव पड़ता है, लेकिन हमारा शास्त्र की महिमा है कि हमारा शास्त्र सभी के लिए उपाय बताए। कवच, जैसे मंत्र की बात करें, मंत्र इतना बड़ा कवच है कि किसी भी प्रकार के व्यक्ति को मंत्र उसे स्पर्श नहीं करेगा या बहुत हद तक बचाएगा। कौन सा मंत्र? यदि आप गुरु दीक्षित है तो गुरु मंत्र जाप कर ले, यदि आप दीक्षित नहीं है तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र करें। इसके अंदर अब यदि हम ज्योतिष की बात करते हैं, चंद्रमा पे लगा है रहा, तो चंद्रमा का के ऊपर अगर है तो चंद्रमा का ओम श्रांग श्रीं श्रौंग सह चंद्राय नमः, ये बेस्ट मंत्र है। यदि नहीं होता है तो ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः भी कर सकते हैं। राहु का मंत्र अवश्य करना चाहिए। शनि के ऊपर लगा है पूर्व भाद्र नक्षत्र में, तो इसीलिए शनि का मंत्र भी करना है। इसके अतिरिक्त आपकी अपनी जो भी राशि है उस राशि के स्वामी का मंत्र भी आप करते हैं तो समझिए आपको किसी प्रकार की भय की बात बिल्कुल नहीं है। और सूतक लग चुका है, सूतक के ही बीच से खाना पीना पूजा पाठ बिल्कुल त्याज्य है। किसी भी प्रकार का चीज ग्रहण नहीं करेंगे, यहाँ तक भी जल भी सामान्य लोगों के लिए। किंतु ये बार बार प्रश्न आते हैं, जो बालक है, जो वृद्ध है, जो रोगी है या गर्भवती महिला है, उनके लिए ये मान्य नहीं है। वो कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। तो सूतक से लेके अब एक प्रश्न जरूर आता है बार बार कि हमने जो खाना बना रखा है तो पहले से हम बोलते हैं जो भी भोजन तैयार उसे समाप्त कर किया जाना चाहिए। सूतक के पूर्व कुछ चीजें, दूध, दही, घी या कुछ सूखे व्यंजन भी घर पे रहते हैं, उसे एयर टाइट डब्बे में रख के तुलसी का दल अवश्य उसमें डाल देना है। अब तुलसी की महिमा तो सभी जानते हैं कि तुलसी की महिमा, एक पत्र भी यदि तुलसी का एक डब्बे में डाला जाए 100% गारंटी है किसी प्रकार के उसके ऊपर में नकारात्मक प्रभाव या किसी प्रकार का अल्ट्रा वायलेट रे की यूवी रेज की बात करते हैं, उसका कुप्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। मंत्र जाप करेंगे, दान करेंगे। देखिए दान की बात बार बार प्रश्न आते हैं। दान हम ग्रहणों में दो तरह की दान की बात करते हैं। ड्यूरिंग ग्रह, जब ग्रह चल रहा होता है, यानी कह सकते हैं कि जो समय है 9:58 से रात्रि 1:27, इस बीच कुछ मांगने वाले अवश्य आपके शहर में भी आते होंगे। उस बीच का जो ग्रहण का जो दान किया जाता है वो करते हैं किसी लाचार भिखारी व्यक्ति को। इसके बाद जब प्रातः स्नान करने के उपरांत पूजा पाठ करेंगे, व्यंजन बनेंगे, तब दान करेंगे। ब्राह्मण देवता को मंदिरों में दान करेंगे। तो दो प्रकार के दान को स्मरण रखना है, उस समय दान फिर अलग करेंगे। ठीक है स्वामी जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी क्योंकि कई सवाल हैं जिनका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। मुकुल यादव जी, एक और सवाल मेरा आपसे ये कि क्या चंद्र ग्रहण और समुद्री ज्वार भाटा, जिसे हम टाइड्स भी कहते हैं, क्या दोनों के बीच में कनेक्शन है? जी देखिए, उसका प्राइमरी जो कनेक्शन यही है कि जब चंद्रमा जब हमारे पृथ्वी के किनारे उसको ऑर्बिट करता रहता है तो उस समय हमेशा वो टाइड अफेक्ट करती ही हैं। बट ऐसा कहना कि ग्रहण के समय कुछ खास अलग से इफेक्ट पड़ता है, ये अभी तक कभी साइंटिफिकली मेजर नहीं किया गया है कि ऐसा कुछ इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि माफ करिएगा, जैसे ये होता है कि हमेशा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये जब भी होता है 15 दिन के अंतराल पे होता है। तो जैसे अभी ये चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसके 15 दिन बाद एक सूर्य ग्रहण भी लगेगा। तो होता क्या है कि सूर्य ग्रहण के समय तो आप चलिए कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, सूरज की रोशनी पृथ्वी तक आ रही है तो यूवी रेडिएशन एकाएक कट ऑफ हो जाता है जब चंद्रमा बीच में आ जाता है। बट चंद्र ग्रहण के टाइम ऐसा कुछ ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सूरज की जो रोशनी है वो पृथ्वी पे एज इट इज जिधर पड़ रही है वो वैसी की वैसी ही पड़ती रहती है। और हमारे लिए रात्रि का समय रहेगा तो ये इसमें कोई बदलाव है नहीं। और जो भी चीजें हैं वो हमारे पे शैडो पड़ रहा है मून के ऊपर, तो अगेन उससे कोई एविडेंस नहीं है फिजिकल जिससे हम ये कह सके कि हाँ कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ता है या टाइड्स अफेक्ट होती हैं।
ओके। जैसे नॉर्मली रहता है हर महीने चंद्रमा के परिक्रमा के दौरान, वैसे ही सारी चीजें रहती हैं। तो यानी कि आपको कुल मिलाकर क्या ये लगता है कि हमें ग्रहण को नॉर्मलाइज करने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो अपने जैसे पंडित जी ने लोगों ने कहा कि सूतक लग जाता है 9 घंटे पहले, हम्म। 4 प्रहर पहले, 3 प्रहर पहले। तो वो उनके मान्यता के अकॉर्डिंग है, और मैं कहता हूँ कि सबको वही करना चाहिए जो वो मानते हैं। बट साइंटिफिकली ये चीजें तब बनी थी जब हम लोग के पास साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस नहीं थे, हम लोग बहुत पहले की चीजें सोचते थे। पर आज के तारीख में ये सारी चीजें मोस्टली पॉइंटलेस हो जाती हैं कई जगह, क्योंकि आप जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आप वहाँ कभी एक्लिप्स के टाइम, ग्रहण के टाइम ये नहीं देखेंगे लोगों को कि खाना नहीं खा रहे हैं या बाहर नहीं जा रहे हैं, कुछ ठीक। काम नहीं कर रहे हैं। उनके लिए उनकी जिंदगी एज इट इज चलती रहती है। हम तो नहीं देखते कि उनके देश में कुछ ऐसा हो जा रहा है बहुत ज्यादा कि नुकसान उनका हो गया। ठीक है, ठीक है। स्वामी जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं आपके पास आऊंगी स्वामी जी, लेकिन डॉक्टर नीति से पहले मैं एक सवाल ले लूं। डॉक्टर नीति, सूर्य ग्रहण के दौरान भी हम कई तरह के परहेज करते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण के दौरान भी एक बात कही जाती है गर्भवती महिलाओं को लेकर कि उनको सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। क्या सावधानी गर्भवती महिलाओं को बरतनी चाहिए इस दौरान? देखिए, एक तो गर्भवती महिलाएं, क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, और मेरे ख्याल से मेरे साथ साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर्स को अगर आप बिठाएंगे हम्म। तो इस चीज को वो एडमिट करेंगे कि ड्यूरिंग फुल मून और नो मून, नॉर्मली चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णमासी वाले दिन, और सूर्य ग्रहण जो लगता है वो अमावस्या वाले दिन लगता है। जब ये एक्सट्रीम साइकिल्स मून की होती हैं तो उस समय जो असाइलम्स में लोग होते हैं, मेंटल हॉस्पिटल्स में लोग होते हैं, जो कहीं ना कहीं वो ये पेशेंट्स होते हैं, इसमें एंजाइटी के इश्यूज, हाइपर एक्टिविटी देखी जाती हैं। ये केस स्टडीज हैं, मेरे ख्याल से डॉक्टर्स बैठेंगे वो इसको एडमिट भी करेंगे कि ये चंद्रमा की जो एक्सट्रीम साइकिल्स हैं, इस समय ये जो व्यवहारिक रूप से इमोशनली परिवर्तन हम लोग जीवन में देख सकते हैं, ह्यूमंस में भी और पैरेलल एनिमल्स के अंदर भी। तो आप देखेंगे अगर जंगल में ये लोग काफी जानवर बहुत ज्यादा आवाजें निकालने लगते हैं, तो ये चंद्रमा की साइकिल के ऊपर आधारित है, और निश्चित रूप से ग्रहण में ये चीजें थोड़ी सी और एग्रेसिव हो जाती हैं। और क्योंकि गर्भवती महिलाएं कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से काफी स्ट्रेस लेके चल रही होती हैं, और गर्भ के अंदर जो शिशु होता है वो भी कहीं ना कहीं किरणों से प्रभावित होता है, तो उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। उनको एक तो सबसे पहले लूज कपड़े पहनने चाहिए, जैसे कि बेल्ट एरिया में, जो बेली एरिया है जहाँ गर्भाशय है, उसके ऊपर कोई टाइट ऑब्जेक्ट या नाड़ा या कुछ इस तरीके की चीजें नहीं, लूज कपड़े पहनने चाहिए। दूसरी चीज, शार्प ऑब्जेक्ट्स का यूज मना ही करी गई है, कैंची, चाकू, क्योंकि इमोशनल इम्बैलेंस होता है, उसमें कोई हादसा ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। तीसरा, डायरेक्ट किरणों को एक्सपोज नहीं करना है। आप जिस भी कमरे में घर में हैं, बाहर तो ट्रैवलिंग करनी ही नहीं है, आप जिस भी कमरे में पर्दा घेर दीजिए ताकि बाहर की किरणें ना आए, और जितना हो सके आप आराम से बैठ के साधना करिए, मंत्र करिए। हाँ, साधना का जिक्र पहले यहाँ खा पर बार सकते बार किया जा रहा है कि आपको पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करना है। स्वामी जी अपनी बात कुछ कहना चाह रहे थे, स्वामी जी। जी जी, ऐसा है कि मेरे से पूर्व वक्ता, मैंने बड़ा सम्मान पूर्वक उनको बड़ा सम्मान देते हुए मैं एक बात कहना चाहूंगा। उन्होंने सूतक की बात को नकार दिया। हमारे पूर्वजों की बात को हम टाल नहीं सकते। हमारे पूर्वज जितने ऋषि मुनि थे, दे वर वेरी वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। आज उनके रिसर्च किए हुए चीजों पे पंचांग आता, और पंचांग 100 साल के बाद कब लगेगा हमारा ग्रहण, ये भी हमारा पंचांग का। तो सूतक की मान्यता इसलिए है, 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है चंद्र ग्रहण में, और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पूर्व। ग्रहण लगने के 1 घंटा पहले उप छाया, उसके 1 घंटा प्रतिपक्ष छाया लगता है, इसीलिए विषय नकार नहीं सकते हैं। दूसरी बात, जल और चंद्रमा का सीधा संबंध है। जहां भी कोई एग्रेसिव पेशेंट है, वो पागलपन की दौरा हो, मिर्गी का दौरा हो, यहाँ तक कि कोई अपराधी जो ज्यादा निगेटिव थॉट्स वाला है, ये इस तरह के लोग उस दिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। इन्हें इन चीजों का परहेज करना चाहिए। इसलिए हम दोनों मिथ को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, धार्मिक तौर पर भी, उसको साइंटिफिक तौर पर भी समझने का प्रयास हम शुरुआत से इस कार्यक्रम के कर रहे हैं। स्वामी जी, एक सवाल मेरा पंडित प्रकाश जोशी जी आपसे भी है, चूंकि तमाम यहाँ पर प्रभाव पड़ते हुए दिख रहे हैं, चाहे राशियों की हमने बात करी, गर्भवती महिलाओं की बात करी, बुजुर्गों की बात करी, या फिर नेचर की हमने यहाँ पर बात करी। एक आसान सा मंत्र मैं आपसे भी जानना चाहूंगी और स्वामी जी आपसे भी जानना चाहूंगी, जो सभी लोगों के लिए, क्योंकि डे टू डे लाइफ हमारी बहुत बिजी रहती है, ऐसे में एक आसान मंत्र या फिर एक मंत्र जो सभी के लिए हो, जो इस दौरान वो जाप कर सकते हैं। पंडित जी पहले आप। देखिए, ऐसा है कि सबसे सरल मंत्र यही है कि ओम सोम सोमाय नमः।
ये मंत्र है, चंद्रमा का मंत्र है। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अन्यथा आपको जो मंत्र आता है, कोई गायत्री मंत्र जपेगा, उनको गायत्री मंत्र आता है, किसी को हनुमान जी का मंत्र आता है, यानी कि कुछ ना कुछ आपको ग्रहण, यानी कि कुछ ना कुछ जप करते रहना है इस दौरान हमें। पॉजिटिव ग्रहण करना ठीक है, है। याद रखिएगा मेरी बात। ठीक। कोई बुक पढ़ना चाहता है तो बुक पढ़े। हमारा कार्यक्रम तो मुस्लिम धर्म के लोग भी देख रहे होंगे, हमारा कार्यक्रम तो क्रिश्चियन भी देख रहे होंगे, वो तो मंत्र जाप नहीं करेंगे, लेकिन अपनी किताब जो भी आप जिस पे आपकी मान्यता है, जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी आती है, वो आप पढ़ लीजिए। यानी कि हमें जप करते रहना है स्वामी जी। जी, थोड़ा सा पहले मेरा साउंड बढ़वा देंगे, आपकी तरफ से साउंड कम आ रही है। देखिए, मंत्र की बात करें कि मैं 2-3 बात तो मैं अवश्य बोलूंगा, उसे हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने एक मंत्र बोला, किसी व्यक्ति को एक मंत्र ही आप फॉलो करें। सबसे पहला आपकी बात को बोलूंगा, देवादिदेव महादेव, सारे ग्रह, सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड उनके अंतर्गत आता है, हमारे महादेव। ठीक। यदि पंचाक्षरी मंत्र सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ये यदि करते हैं तो भी ठीक है। आप देखिए, अपनी ओम राशि नमः का शिवाय मंत्र ये करते सबसे हैं। स्ट्रॉन्ग मंत्र शुरुआत से माना जाता है। माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि मेरे पास कार्यक्रम के लिए इतना ही समय था। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम उपायों के लिए, चाहे वो धार्मिक तौर पर हो या फिर साइंटिफिक तौर पर जितने मिथ हैं उनको क्लियर करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय न्यूज स्टेट को देने के लिए। तो देखिए, आज की रात साइंटिफिक तौर पर भी, धार्मिक तौर पर भी बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में कई तरह की सावधानी जो आपको बरतने की जरूरत है, जिसको लेकर हमने इस पूरे कार्यक्रम में चर्चा भी की। तो ऐसे में सावधानी के साथ रहिए और डरने की जरूरत नहीं है, केवल आपको अवेयर रहने की जरूरत है। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।